हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले चैप्टर, दैट इज योर न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देखो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको एकदम डिटेल में नहीं घुसना है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको ये पढ़ना है और अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से होना चाहिए जैसे आप EMFT में पढ़ते हो, नहीं बिल्कुल नहीं। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की यहाँ पे बात करने वाले तो बहुत फंडामेंटल आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, वो सारे चीज़ें क्लियर होना चाहिए, राइट, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा फंडामेंटल होना चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं घुसना है अपने को, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग के ये एक दो चैप्टर है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक है तो बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग बहुत ही अंदर जाके पढ़ना, तो उसको मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या देना है, आपके एग्जाम्स में कहाँ से आएंगे, ये सब मुझे पता है। तो उसी हिसाब से मैं पूरा प्लान किया हूँ इस लेक्चर को। तो मुझे लगता है ना कि आपको कौन से टॉपिक को एकदम कहाँ अंदर तक जाके पढ़ाना है, तो उसको मैं पढ़ाता हूँ, और जिसको खाली बेसिक जानना रहता है उसको बेसिक से ही बताता हूँ, तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास है जो भी चैप्टर है आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर है आप लिख लीजिए यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको लिखना है, जो भी चैप्टर है उसको लिखिए। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो भी है उसको लिख लीजिए, ओके। ये चैप्टर नंबर जो भी है आप लिखिए इसमें। उसके बाद यहाँ पे लिखना टाइटल आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो, लग रहा होगा कि सर फिर से आप 12th स्टार्ट करने वाले हो क्या? हाँ भाई, 12वीं में पढ़ के आए हैं ये सब के बारे में, वही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जिनका 12th का फिजिक्स का बुक होगा एक बार पलट लेना बेटा इसको, है ना, एक बार देख लेना, ये वहीं से लिया हूँ मैं सब चीज़, ओके। तो जिनके पास 12th का फिजिक्स का बुक होगा, एक बार जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो एक बार आप देख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आपको रिवीजन आएगा, फिर पढ़ोगे तो मजा आएगा, चीज़ें समझ में आएगा फिर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर सिलेबस क्या है? जैसे कि आप हर बार स्टार्ट करते हो चैप्टर को तो सिलेबस के बारे में बातें करते हो, तो सर आपका सिलेबस क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करूँ मेरे भाई, तो क्या क्या सिलेबस है, चलिए देखिए सभी लोग क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे आपका आता है चार्ज, चार्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखोगे, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, चार्ज क्या होता है सब जानते हो आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज क्या है, उसके क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ा कूलॉम्स लॉ के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक। यहाँ पे कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में इसी में बात कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग, है ना। आप सुपरपोजिशन थ्योरम वो थ्योरम नहीं है जो आप नेटवर्क सॉल्विंग के लिए यूज करते हो। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बहुत सारे चार्ज का इफेक्ट जब किसी एक चार्ज पे पड़ता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उन सारे चार्जेस के कारण, वो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे परमिबिलिटी वगैरह के बारे में, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करेंगे। परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, जिसको एप्सिलॉन से आप डिनोट करते हो, ये सब के बारे में बातें करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे आएगा परमिटिविटी वगैरह के बारे में पूरा पढ़ लोगे। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बहुत सारे टॉपिक है यार, मैं क्या लिखूँ, तो बारी बारी से लिखते जाऊँगा, सब चीज़ आते जाएगा। मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लोगे। उसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हो, ये सब चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका डाइपोल आएगा, है ना, डाइपोल कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करोगे। फिर एक्सियल एक्सिस क्या होता है, जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति आप पढ़ते हो ना, एक्सियल बाइसेक्टर, है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होने वाला है वो सब देखने वाले हो, है ना। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हो, फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हो। तो छोटे छोटे आपको फॉर्मूला मिलेंगे, जिसका डायरेक्ट आपको जेईई एग्जाम्स में यूनिट भी पूछ लिया जाता है या फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो वो सारे चीज़ को मैं कवर करूँगा अभी, ओके। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ आप देखोगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना। फिर यहाँ पे एनर्जी क्या है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, है ना, टॉर्क कैसे, थोड़ा छोटे छोटे बातें के टॉपिक है जिसके बारे में कंप्लीटली आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक। ये हो गया। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे चार्ज के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्या के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
तो सिंपल सी बात है, यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ चार्ज के बारे में, बट वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइन, मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science in which we study when the charge is rest position, when the charge is in rest position, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, चार्ज जो होता है रेस्ट पोजीशन में होता है। जैसे इससे पहले आप लोगों ने डीसी नेटवर्क पढ़ा होगा, डीसी नेटवर्क में आपका चार्ज जो है मूव कर रहा था, उसके कारण करंट फ्लो हो रहा था, उसके कारण एक फील्ड सेटअप हो रहा था। यहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट रहेगा, यहाँ पे चार्ज में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, तो चार्ज यहाँ पे रेस्ट होने वाला है। आ रहा है बात समझ में, चार्ज यहाँ पे रेस्ट होने वाला है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी व्हेन द चार्ज इज रेस्ट पोजीशन। इसी ब्रांच को हम लोग साइंस की इसी ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, विद्युत। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे जो स्टैटिक हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा चार्ज का, चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में रहेगा। गॉट इट, समझ में आ गया भाई? जल्दी जल्दी करो यार, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ जो 10वीं 12वीं में पढ़ के आया हो उसी को। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा पार्ट अभी फिलहाल नहीं है, फिर भी मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, 1-2 घंटे में कवर कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, छोटा छोटा जो फॉर्मूला होता है वो क्लियर हो जाए। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमको पहला चीज़ समझ में आ गया भैया। सेकंड अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज चार्ज। सेकंड हम लोग देखने वाले हैं चार्ज के बारे में। भाई चार्ज के बारे में देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक। चार्ज क्या होता है? सब लोग बोल देते हैं चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा बोल देते हैं सब लोग, लेकिन व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो इट इज द फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये एक फिनोमिना है जिसके कारण, क्या बोलूंगा मैं, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिनन by which any substance experience the force of attraction or रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो क्या है बेटा चार्ज? सर ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फॉलो करता है। जैसे कि इसी के कारण, जैसे पेन है, मैंने इसको बॉल अपने हेयर में रब किया है, देखो रब किया, इसमें चार्ज आ गया होगा। अब इसी चार्ज के कारण ये जो फिनोमिना है, ये जो पेन है, ऐसे रखूंगा किसी छोटे से पेपर के पास या किसी के पास, तो उसको खींचेगा या उसको रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। तो ये चार्ज के कारण ही होता है यार। चार्ज नहीं रहेगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बोला कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस ले लो दुनिया का, चाहे आप कंघी ले लो, पेन ले लो, कुछ भी ले लो, उसी चार्ज के कारण ही ये जो आपके पास क्या है, सब्सटेंस है, ये एक्सपीरियंस या रिपल करने लगेगा, एक फोर्स क्रिएट करने लगेगा। तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? चार्ज। चार्ज है तभी फोर्स बनेगा, चार्ज नहीं है फोर्स नहीं बनेगा। तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी चीजों को उसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है। इसलिए हमने बोला कि चार्ज एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को फॉलो करता है। इतना अच्छे समझ में आ गया? चार्ज नहीं दुनिया में तो कुछ भी नहीं, सब चीज चार्जेस से ही चल रहा है दुनिया। चार्ज नहीं है तो हम लोग भी पता नहीं यहाँ पे रहेंगे कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो चार्ज है तो सब चीज है। ओके, हाँ सर, चार्ज के बारे में आप लोगों ने सुना है ना बेटा। अब चार्ज के बारे में बात करना चाहूँ सर, डिनोट क्या से करते हैं चार्ज को, इसको रिप्रेजेंट क्या से करते हैं, डिनोट क्या से करते हैं, तो आपको पता होगा
कि ये जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्यों लिख देते हैं जनरली इस तरीके से। सर यूनिट क्या होता है यार, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का यूनिट होता है सर कूलॉम, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, ये कूलॉम हो गया। चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? कूलॉम होता है। ओके सर। हाँ, यदि मैं बोलूँगा कि एक कूलॉम इज इक्वल टू कितना चार्ज होता है, तो देखो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम का। यहाँ से एक कूलॉम की वैल्यू को आप निकालोगे तो इट विल बी, एक कूलॉम का वैल्यू निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इधर पूरा नीचे आ जाएगा, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 1 कूलॉम बचा। सो 1 कूलॉम इज इक्वल टू हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1/1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ करोगे ना, तो ये आपके पास हो जाएगा, एक्चुअली इसको ऐसे लिख लो, 10/1.602 और 10⁻⁹ को मैंने ऐसे लिख लिया, एक्चुअली ऐसे लिख लिया, इसको 18 लिख दिया। देखो ये 10⁻⁹ ऊपर गया ना, तो उसको मैं 10 इंटू 10⁻18 लिख दिया, लिख सकता हूँ। वेरी गुड। 10 को 1.602 से डिवाइड करो, यू विल गेट 6.25, और यहाँ पे कितना है? 10⁻18। ये तो आप लोग बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलॉम का चार्ज बनता है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन सर? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलॉम का चार्ज बनता है। तो एक कूलॉम इज इक्वल टू कितना होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलॉम में। ये एक कूलॉम का एक छोटा सा डिबिया है, इसका मतलब इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? सर इसके अंदर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये समझो, ऐसे फील करो चीज़ों को, तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम से, कभी नहीं भूलोगे फिर। 10 के पावर में 18, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलॉम चार्ज बनता है बेटा। गॉट इट? तो यहाँ से आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने कराया हुआ है, चीज़ें यहाँ से क्लियर है, कैसे न्यूमेरिकल वगैरह बनता है भैया, इसी को चार्ज बोलते हैं। चार्ज यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज, है ना। तो चार्ज यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। एक आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है जी? इतना सभी को क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सर यदि मैं चार्ज की आपको प्रॉपर्टी पूछूं तो बता पाओगे आप लोग प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? जैसे कोई चार्ज है, उस चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इधर से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होता है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो यार, चार्ज की प्रॉपर्टी ये होता है कि ना लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइक चार्ज, लिख देते हैं लाइक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब समझ रहे हो, लाइक चार्ज रिपल, रिपल each other and unlike charge या अपोजिट लिख लो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना भैया। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर देता है भाई? रिपल, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये जानते हो आप लोग, सभी लोग 10th क्लास में पढ़ते रहते हो ये सब, है ना भाई। 10th क्लास में आप सभी लोग पढ़ते रहते हो। तो ये इस तरीके का हमारे पास देखो चार्ज है, इस तरीके का चार्ज है। लेट अस से कि इस तरीके का आपका चार्ज है यहाँ पे ये देख लो, फिर आप यहाँ पे देख लो ये इस तरीके का, फिर आप यहाँ पे देख लो। लेट अस कंसीडर, आई एम कंसीडरिंग कि ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो चार्ज आप लोग देख रहे हैं, लेट से ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये तुम्हारे पास माइनस है, ये भी माइनस है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस,
प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। देखो ये प्लस है तो इस प्लस में और इस प्लस में रिपल्सन होगा। देखो ये इसका अपोज कर रहा है, ये इसका कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, एक दूसरे का अपोजिट करे तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन होगा। एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को पुश आउट करेंगे। गॉट इट। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट अस आई एम कंसीडरिंग दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा या ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाना अब गलत होगा क्योंकि ऐसे रिपल्सन हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ लाइक चार्ज रिपल इच अदर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगने वाला है दोनों चार्ज के बीच में। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो दिस इज अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। चलो तो ये छोटा छोटा बात है जिसको मैं ज़्यादा अभी आप लोग का टाइम पास नहीं करना चाहूँगा, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि जो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना, क्वांटाइजेशन बोलते हो ना चार्ज का। तो लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड, दैट इज ओनली certain amount of या value of, that is only certain amount of charge accept or denote, accept और donate नहीं, donate। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि मान लो मैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज देने वाला हूँ, ठीक है। ये बॉडी नंबर ए है, ये बॉडी नंबर बी है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ए बॉडी जो है वो बी बॉडी को अपना चार्ज को दे रहा है, लेट से। तो चार्ज को देगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये 1.1 चार्ज देगा, आधा चार्ज देगा, 1.5 चार्ज देगा, 1.25 चार्ज देगा, नहीं। यदि ये चार्ज देगा तो 1 चार्ज देगा पूरा या 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज को देगा। ऐसा कोई फ्रैक्शनल में चार्ज को नहीं देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर मतलब प्लस माइनस एन ई। आ रहा है बात समझ में, देना रहेगा या लेना रहेगा तो एक सर्टेन वैल्यू को ही देगा या लेगा। सर्टेन मतलब एक फुल वैल्यू को, 1 देगा या 1 लेगा, 2 देगा 2 लेगा, 3 देगा 3 लेगा, ऐसा हो सकता है 1.1 1.2, ऐसा डेसिमल में नहीं आएगा। तो डेसिमल में कभी भी देता लेता नहीं है बेटा, या तो देगा तो 1 देगा, लेगा तो 1। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सेप्ट और डोनेट, लेगा या देगा। ओके, दैट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज आर अलाउड, ऐसे भी लिख सकते हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आर अलाउड, अलाउ कर सकता है, ठीक है भैया। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ आ गया। चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट द वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हो, है ना। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड, है ना। वेलोसिटी और स्पीड, चार्ज जो होता है चेंज नहीं होता या डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे या स्पीड को। मान लो कोई बॉडी है, आप उसको घुमा रहे हो हिला, है ना, मूवमेंट करा रहे हो बॉडी पे, तो उसके चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चार्ज उतना ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस बॉडी के मास में चेंजेस आ जाता है, मास चेंज होता है, आपको पता होगा। मान लो कोई आपके पास कोई बॉडी है, उसको आप मूव करा रहे हो, तो मास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये उसका ओरिजिनल मास हो गया,
और ये आपका चेंज जो होने वाला मास है वो आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन यहाँ पे v अपॉन सी होता है कि c अपॉन v होता है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, क्या होता है बेटा, यहाँ पे v अपॉन सी का स्क्वायर होता है कि c अपॉन v का स्क्वायर होता है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है ना, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी बॉडी को जब आप क्या कराओगे, मूव कराओगे, उसको में मोशन कराओगे, उसके बॉडी में भी वेलोसिटी से आप उसको रोटेट कराओगे तो उस बॉडी का मास में चेंजेस आता है। हाँ, बॉडी के मास में तो चेंजेस आता है, लेकिन उस बॉडी में कितना चार्ज है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। मास चेंज होगा, मास इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, बट चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज ऑफ द एनी बॉडी इज नेवर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द जो भी। तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो यार, इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो। हाँ, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है क्या सही फॉर्मूला है, v अपॉन सी स्क्वायर होता है, तो मैंने लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है, v अपॉन सी स्क्वायर इज द राइट, बिल्कुल परफेक्ट। तो किसी भी बॉडी का जब उसको आप स्पीड से v स्पीड से उस बॉडी को मूव कराते हो तो मास चेंज होगा, नो डाउट मास चेंज होगा। ये मान लो इसका ओरिजिनल मास होगा और ये उसके बाद स्पीड के कारण जो चेंजेस हुआ मास का वो हो गया इनिशियल मास फाइनल मास। ओके, तो देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी का मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी का किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी बॉडी का मास है वो उसका चार्ज है, वो चार्ज जो है वो वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो केवल आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। चौथा आपका चार्ज का प्रॉपर्टी ये होता है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। जैसे एक प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। व्हाई? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ना, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज को ना तो आप जनरेट कर सकते हो, नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं इसको आप क्या कर सकते हो, नहीं आपको इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपके पास मान लो मेरे बॉडी में या इस पेन में जितना चार्ज है, इस चार्ज को इस पेन से दूसरे पेन में या दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं तुम जनरेट कर सकते हो। यदि मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है तो चार्ज 10 कूलम ही रहेगा मेरे पास, बस मैं उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूं, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कभी भी उसको जनरेट या प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बस चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इसलिए मैंने बोला जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो ना, एनर्जी को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऐसे शुद्ध हिंदी में पढ़ते थे, या फिर कई लोग पढ़ते थे एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी जनरेट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा करके पढ़ते थे आप लोग। तो ये वही है, चार्ज भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ना तो इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मेरे पास 2 बॉडी है, लेट अस आई एम कंसीडरिंग आई हैव अ 2 बॉडी एंड द चार्ज ऑफ द 2 बॉडी, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास यहाँ पे एक 2 कूलम का है, यहाँ पे एक चार्ज है ना, यहाँ पे मेरे पास एक 3 कूलम का है और यहाँ पे मेरे पास एक माइनस का 1 कूलम है। ठीक, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इस बॉडी से इस बॉडी में मुझे चार्ज को भेजना है, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया, मान लो यहाँ पे 4 कूलम का एक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 कूलम का आ गया और यहाँ पे x है। तो दोनों बॉडी में चार्ज क्या होना चाहिए, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज आपको निकालने के लिए बोल दे तो इसके पास कितना है, अभी 2 कूलम है, 3 है, माइनस का 1 है, फिर यहाँ से आप किसी को भी आप दे रहे हो तो टोटल चार्ज जो है अभी जितना है मेरे पास, वो यहाँ से इतना चार्ज आया, तो दोनों के पास जो टोटल चार्ज है वो बड़ा मतलब उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों मिला करके मेरे पास 100 कूलम है, तो 100 कूलम है तो दोनों का अलजेब्रिक सम हमेशा 100 ही होना चाहिए। कहने का मतलब भाई मेरे पास जितना चार्ज रहेगा उतने ही चार्ज को तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा, और चार्ज यहाँ से यहाँ कितना आएगा कि यहाँ का चार्ज यहाँ के चार्ज का बराबर हो जाए। तो लेट से यहाँ का चार्ज अभी इतना है, तो यहाँ के चार्ज को मैं उसके इक्वल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास प्लस x है तो इसको मैं प्लस का x लिख देता हूँ। ओके, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे हो गया 4 माइनस का 2 प्लस का x, ये इधर आएगा कटेगा, ये आपका आएगा इधर 2 हो गया, तो x इक्वस टू 2।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी सोच लो कि मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर है इस तरीके का, है ना, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। मान लो इसको स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है। मान लो ये आपका 2 फेरेट का है, ये भी आपका 4 फेरेट का है। लेट से इसके पास स्टार्टिंग में कोई चार्ज है, मान लो इसके पास स्टार्टिंग में आपके पास 8 कूलॉम है ना, 8 कूलॉम है। तो अभी स्टार्टिंग में चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ये डिस्चार्ज है। तो क्या होगा, ये चार्जिंग कैपेसिटर अपना चार्ज इसको देगा, और कब तक देगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। हाँ, लेकिन चार्ज तो उतना ही रहेगा। यदि इसके पास 8 कूलॉम है तो इन दोनों के पास चार्ज को जोड़ोगे तो टोटल 8 कूलॉम के ही बराबर होगा, है ना, 8 कूलॉम के ही बराबर होगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चार्ज कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। मेरे पास यदि 8 कूलॉम का चार्ज है तो 80 कूलॉम रहेगा, बस 8 में से कुछ इधर चला जाएगा। लेट से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 चला गया, तो 6 और 2 8 हो गया, ऐसा है। मतलब मेरे पास जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, वो बस ट्रांसफ़र होगा एक सब्सटेंस से दूसरे में या एक डिवाइस से दूसरे में। चार्ज कहीं बाहरी जगह से नहीं आएगा। ओके, दैट्स वाई मैंने बोला कि चार्ज जो होता है वो आपका कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यही आपका चार्ज का प्रॉपर्टी है, यही आपके चार्ज का क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। आ रहा है बात समझ में, यही आपके चार्ज का प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ऐसे बेसिक चीज़ों को आपको जानना है, यही आपके चार्ज का प्रॉपर्टी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ भाई, इसमें कूलॉम्स लॉ क्या है उसके बारे में। थोड़ा कई बार आप लोग को पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। थोड़ा सा इधर को आराम से देखिए आप लोग, ज़्यादा टेंशन इधर का मत लेना आप लोग, ठीक है। चलो, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक, अच्छे से देखिए बेटा। कूलॉम्स लॉ क्या था हमारा, हम लोग पढ़े थे 12th में, याद करो सभी लोग। कूलॉम्स ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ ये दिया था, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लिख लिया। पहला लॉ ये दिया था कि लाइक चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज attract each other, तो क्या बोला था, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहला लॉ था, इसी को पहला लॉ बोल देते हैं कूलॉम्स का, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात किया। दूसरा लॉ आपका क्या था, दूसरा लॉ क्या था कि दूसरा लॉ ये बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। दूसरा लॉ हमको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है कि फोर्स कैसे लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। पहला तो ये बताता है कि फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट रिपल होगा, एक प्रकार से फोर्स ही है। दूसरा लॉ हमको बताता है कि वो फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमको ना दूसरा लॉ से पता चलता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में आइडिया होता है ना। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, ठीक है। मतलब मान लो आपके पास कोई दो चार्ज है, एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है। हाँ, ये कौन से चार्ज के लिए है बेटा, ये आपका पॉइंट चार्ज के लिए बातें करता है। पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटू सा चार्ज, एक छोटू सा चार्ज यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ, एक बड़ा सा चार्ज। एवरी चार्ज है पॉइंट चार्ज यार। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो छोटा दिखाई दे रहा है पॉइंट चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज मैंने रख दिया यहाँ पे, मैं दूर से देखूंगा दूसरे ग्रह से दिख रहा है मुझे, इतना बड़ा है फिर भी दिख रहा है, लेट से पॉइंट चार्ज बोल दूंगा। तो पॉइंट चार्ज, सारे चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के बारे में बातें करता है। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास कोई दो चार्ज है, दिस इज माई Q1 और ये मेरे पास Q2 है। दोनों के बीच का जो दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बना दिया जाए, इन दोनों के बीच की दूरी बना दिया जाए। चलो इन दोनों के बीच की दूरी बना दिया जाए, ये हो गया ये दूरियां, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों के बीच की दूरी हो गया। चलो अब इन दोनों के बीच की दूरी मैंने बना दिया, विच इज क्या ले लो भैया, क्या लेते हैं नोटेशन में आप लोग, यहाँ पे लेते हो R। तो यार एकदम बिंदास पढ़ो यार, इधर को टेंशन लेके मत पढ़ो, ठीक है। तो Q1 Q2 आपके पास हो गया, दोनों की दूरी ए R है भैया। अब मैं बोल देता हूँ ये भी मेरे पास कोई चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी मेरा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेट्स से, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। उसके हिसाब से आपका चार्ज होने वाला, फोर्स लगने वाला है। ये दोनों प्लस प्लस है तो दोनों के बीच में रिपल्सन, प्लस माइनस है अट्रैक्शन, राइट, अभी बात करने वाले हैं। तो दोनों के बीच की दूरी R है। तो जो फोर्स बनेगा, पहला बताता है, फर्स्ट ये बताता है कि जो फोर्स बनने वाला है दोनों चार्ज के बीच में वो क्या होगा, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फोर्स जो बन रहा है वो दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या होगा यदि मैं दूरी को बढ़ा दूंगा तो फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, अरे कम हो जाएगा। दोनों चार्ज को नज़दीक नज़दीक रख दूंगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई दूरी पे तो डिपेंड करेगा। यदि मेरा आपसे दूरी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम है। आप मेरे क्लास में बैठे रहते तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता, या रिपल्सन भी कर सकते थे आप लोग, आपकी मर्जी है, आप पसंद करते हो कि नहीं, है ना। तो वही बात है यार कि दो चार्ज के बीच की जो दूरियां हैं वो भी एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि दोनों चार्ज के बीच की दूरी को मैं ज़्यादा रख दूं तो मेरा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या तो क्या हो जाएगा, दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, चाहे फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्सन डजंट मैटर, लेकिन फोर्स कम हो जाएगा। तो कुल मिला के फोर्स जो है दोनों चार्ज के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो आपका हो जाएगा 1/r का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इस पर डिपेंड करता है ना। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल यार। चलो, तो टोटल फोर्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ मैथमेटिकली, टोटल फोर्स, तो और देखते हैं और क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करेगा। टोटल फोर्स में डिपेंड यहाँ पे लिखना चाहूँ मैथमेटिकली, तो वो जो टोटल फोर्स मेरे पास आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये आने वाला है सर, Q1 Q2 r का स्क्वायर, ये आने वाला है। ओके सर, हाँ, तो फोर्स मेरे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे सर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या ले ले सर, के ले ले, ये चलो के ले लिए, तो ये मेरे पास आ गया। अरे कैपिटल क्यू लिखना है क्या, चलो लिख देते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है सर, हाँ, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। सर एप्सिलॉन क्या है सर, अरे बताएंगे यार, रुको थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है और किस पे डिपेंड करता है, ये बताएगा एप्सिलॉन, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये मेरे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। देखो यार, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर तो डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा दो चार्ज के बीच की दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा। लेट से मेरे बच्चा सोचो कि इन दोनों चार्ज के बीच में मैं ऐसा कोई मटेरियल रख दूं, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल रख दूं, है ना भाई, एक ऐसा मटेरियल को मैंने रख दिया, कुछ भी मटेरियल रख दूं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं, कैसे नहीं करेगा भाई। दो चार्ज है, दोनों के बीच में मैंने कुछ रख दिया तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो उसी को दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या कुछ चीजें कुछ रख दूंगा दोनों चार्ज के बीच में तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा कि ज्यादा, अरे भाई कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। दो चार्ज के बीच में मैंने एक दीवार खड़ा कर दिया, लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा ना भैया, क्योंकि दोनों के बीच में अब क्या हो गया, कुछ दीवार आ गया। वो दीवार क्या करेगा, दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है, जो हो रहा है अट्रैक्शन रिपल्सन, उसको कम कर देगा भाई, दूरी बढ़ गया। तो इसलिए नीचे में आपका एक आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर को ही हम लोग वहाँ पे बताएंगे क्या है फिर। ओके सर, तो हमारे पास ना क्या आ गया, देखो 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 इधर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया सर, फोर्स का जो वैल्यू हमारे पास आया वो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। सर इसको देखो आप, दो चीज़ें दो तरीके से लिख सकते हो, दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक फोर्स निकालेंगे हम लोग फॉर मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए फोर्स निकालूंगा, तो एक्चुअली में जब इसको आप सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये होता है फैरेड पर मीटर। अभी बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट, इसके बारे में बहुत बात करूंगा अभी, तो इसके बारे में कोई वरी करने की नीड नहीं है आप लोग को, ठीक है, कि एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या होता है, ये इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में जस्ट मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। हाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ भाई इसका वैल्यू रख देते हैं, चलो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना है भाई 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 9 इंटू 10⁻9 आने वाला है, ठीक है। इट विल बी कितना आने वाला है 9 इंटू 10⁻9, यही आपका कांस्टेंट है, एक्चुअली यही तो कांस्टेंट है, के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू। जब मीडियम की बात करोगे तब, एयर की बात करोगे तब, तो मीडियम में कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, किसी ये एप्सिलॉन आर है,
1/4πε0 किसी मीडियम की बात करो तो 1/4πε0 की वैल्यू तो आता है सर 9 × 10⁻⁹ आता है, और नीचे में तो सर एप्सिलॉन आर है ही, मीडियम की बात करो अभी। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये आता है सर अभी हमारे पास। फोर्स की जो वैल्यू है ये आता है सर किसी मीडियम के लिए, ये कोई मीडियम के लिए है। मान लो कोई मीडियम नहीं है, एयर की बात करोगे या वैक्यूम की बात करोगे तो इट विल बी एयर, या वैक्यूम की बात करोगे लेट से एयर की बात कर लो, एयर की बात कर लो। तो अब यही क्या आने वाला है आपके पास 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू एयर में क्या हो जाएगा 1, इट विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी एयर या वैक्यूम की बात करोगे तो एयर या वैक्यूम में कितना आने वाला है सर, इतना आने वाला है। मीडियम में बात करोगे तो इतना आने वाला है। तो फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, दो चार्ज के बीच में, एयर में लगेगा कि किसी मीडियम में लगेगा? भाई दो चार्ज के बीच में फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, एयर में लगेगा कि वैक्यूम में लगेगा? चलो आपको बता ही देते हैं। तो मान लो ये कोई मीडियम में फोर्स FM है, ठीक है बेटा। अब देखो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह में मैं क्या रख दूँ, F एयर को रख देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा F एयर रख देता हूँ, और ये मेरे पास हो गया μr। तो देखो ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है एयर के कंपैरिजन में। एयर में दो चार्ज के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन कोई मीडियम आप ले लेते हो, दोनों के बीच में कुछ दीवार खड़ा कर देते हो, कुछ ऐसे मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हो, है ना, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। लेट अस कंसीडर कि आपके पास देखो एयर में फोर्स दो चार्ज है, दोनों के बीच में एयर में फोर्स कुछ लग रहा होगा, है ना। चलो उसको मैं करा दूंगा भी। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा एयर में वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा किससे, फोर्स जो लग रहा है मीडियम से, है ना। क्यों ज़्यादा हुआ इसका फोर्स, क्योंकि भाई दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है ना। अरे भैया आपने एयर यूज किया है तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, और इसमें आपका एप्सिलॉन ये इसका डिवीजन हो जा रहा है, एप्सिलॉन आर का डिवीजन हो जा रहा है, तो वो उतना टाइम फोर्स को कम कर दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो कुल मिला के ना किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दो तीन चीज़ों पे डिपेंड किया। एक, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड किया। दूसरा, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है उस पर डिपेंड किया। तीसरा, दोनों चार्ज के बीच में आपने मीडियम क्या रखा है उस पर डिपेंड किया। इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम तो सिंपल दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। इफ द मीडियम इज एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है कम होगा एज कंपैरिजन टू मीडियम। ओके, तो ये सब चीज़ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप बातें कर रहे हो इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए, और ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बोल रहे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है, यहाँ से कंक्लूजन आपको ये निकला कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, कंक्लूजन क्या हो गया भाई, क्या लिख दिया मैं, कंफ्यूजन लिख दिया क्या मैं? चलो, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारे पास कंक्लूजन ये निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला। क्या निकला भाई, अरे बताओ, हमारा कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो फोर्स जो होता है, यहाँ पे आप लोगों ने जो लिखा है, यहाँ पे एक ही लाइन लिखूंगा मैं, ये जो फोर्स जो होता है वो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि किसी भी मटेरियल का परमेबिलिटी ज़्यादा है तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम होगा, ठीक है। तो मान लो किसी एक मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समझना मेरे बात को। एक क्वेश्चन ले लो इसको, चलो क्वेश्चन के फॉर्मेट में रख लो आप। चलो यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेट्स से कि यहाँ पे देखो, मान लो कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी अभी आपके पास कितना है, 2 है। 1 से 10 होता है, आपको पता है किसी भी मटेरियल का परमेबिलिटी, और एयर का तो 1 होता है ना। तो कोई मटेरियल है जिसकी परमेबिलिटी आपका 2 है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, देखना आपको, तो फोर्स जो लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो आपका 10 न्यूटन लग रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन। समझना मेरे बात को भाई। अब जब मटेरियल की परमेबिलिटी को मैंने बढ़ा दिया, बढ़ा करके कितना कर दिया, 8 कर दिया, तो अब लगने वाला फोर्स कितना होगा, निकालो। चलो क्वेश्चन दे दिया इस तरीके का, तो आपको पता है ना कि इसका रिलेशन क्या होता है परमेबिलिटी और फोर्स का? हाँ सर पता है। क्या रिलेशन होता है बेटा, बताओ तो एक बार। सर परमेबिलिटी और फोर्स का जो रिलेशन होता है वो आपका रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है ना। ये देखो, यदि कोई दो चार्ज के बीच में कोई परमेबिलिटी डाल देते हो, कोई ऐसा मटेरियल डाल देते हो जिसकी परमेबिलिटी XYZ है, परमेबिलिटी कांस्टेंट कुछ भी होगा,
तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो इसलिए रेसिप्रोकल। तो सर यहाँ से आपको क्या को फाइंड आउट करना है सर, यहाँ से अपने को F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी F2 और ये तुम्हारे पास F1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या ε1 इंटू ε2 डिवाइडेड बाई ε2, क्योंकि उल्टा है ना। तो F1 की मैं बात करना चाहूँ कि इफ मेरे पास फोर्स F1 की वैल्यू कितना है, तो मेरे पास फोर्स F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, ये मेरे पास 10 न्यूटन हो गया। हाँ, परमिबिलिटी फर्स्ट केस में कितना दिया गया था, रिलेटिव परमिटिविटी इन द फर्स्ट केस 2 दिया गया है ना, तो सेकंड केस 8 दिया गया, तो ये मेरे पास 2/8 हो जाएगा, तो इट विल बी 2/8। ओके, सो यहाँ से ये मेरे पास 10 हो गया, 2/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, तो मेरा जो आंसर आने वाला 10/4, 10/4, 5/2, 5/2, 2.5, तो ये 2.5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब मेरे पास परमिबिलिटी आपका 2 था, रिलेटिव परमिबिलिटी, तो फोर्स मेरा 10 न्यूटन था, अभी 8 हो गया, इसको बढ़ा दिया तो फोर्स मेरा कम हो गया। मतलब इसको मैंने 4 गुना क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये 4 गुना कम हो गया होगा, 4 गुना कम हो गया होगा, तो 10/4 देखो, सिंपल सी बात है। आप समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि दो चार्ज के बीच में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स को कम कौन कर रहा है। यदि कोई आप परमिबिलिटी वहां पे डाल दोगे, रिलेटिव परमिबिलिटी, कोई मटेरियल डाल दोगे, तो वो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कुछ भी है, तो वो उतना टाइम उसको कम कर दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परमिबिलिटी, सॉरी परमिबिलिटी नहीं यार, परमिटिविटी यार, परमिटिविटी। परमिटिविटी किसको परमिट करता है, इट इज परमिट टू द इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या करता है, परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी परमिट द मटेरियल, आप जाइए और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को आप कम कीजिए, ये होता है परमिटिविटी का एक्चुअल मीनिंग। परमिटिविटी का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ गया। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी भी मटेरियल को हम लोग जब वहां पे रखते हैं तो हम उसको परमिट कराते हैं, उस मटेरियल को परमिट करते हैं कि आप जाइए और दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को आप कम कर दीजिए। आ रहा है बात समझ में, ये होता है। ओके, ओके।